कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के लास्ट टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करेंगे दो अलग अलग केसेस के लिए। पहला केस जिस समय कैपेसिटर हमारे पास बैटरी से कनेक्टेड होगा ऑलरेडी, और दूसरा केस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाएगा, बैटरी हटा दी जाएगी और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए। दोनों केसेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहला केस देख रहे हैं हम लोग, जिस समय कैपेसिटर से बैटरी क्या है कनेक्टेड है, एक V वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर प्लेट से कनेक्टेड है। यहाँ हमने इसका जो प्लेट एरिया A होगा उसको लिखा है L इंटू V, यानी कि ये जो प्लेट ली गई इसकी लेंथ L और विड्थ क्या है B है, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। अगर हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्रिंजिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ था कि फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एज पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे उस पे क्या करेगा, ये कैपेसिटर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज यहाँ पर फील्ड क्या हो रही थी, नॉन यूनिफॉर्म हो रही थी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी वाले तरीके से, ड्यू बाई डी एक्स वाले तरीके से। हम लोग पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो फील्ड है हमारे पास यहाँ पर, वो किस नेचर की होती है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो तरीका क्या है, माइनस ड्यू बाई डी एक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी होने वाली है कैपेसिटर की, जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट होता जाएगा इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैपेसिटेंस बढ़ेगा हमारे पास तो इसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी कि एनर्जी जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। तो एनर्जी अगर हमारे पास चेंज होगी यू की वैल्यू, तो ड्यू बाई डी एक्स हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं के लिख रहा हूं। मान लीजिए इस टाइम पे अभी इसका एक्स पोर्शन, डाइलेक्ट्रिक का कितना हिस्सा, डाइलेक्ट्रिक का एक्स हिस्सा कैपेसिटर प्लेट के अंदर आया हुआ है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या निकाल दें, कैपेसिटेंस निकाल दें। तो इस केस में अभी जो सी इक्विवेलेंट हमें दिखेगा, सी इक्विवेलेंट, तो इधर देखिए, इधर पे एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा ना, एक कैपेसिटर यहाँ पर जहां पर एयर है, इसको मैं C1 लिख दे रहा हूं, और एक कैपेसिटर इसके बीच में। मैंने ये दिखाने के लिए ये जगह खाली रखी है, लेकिन ये पूरे में भरा रहेगा, समझ में आ रहा। और एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर ये कौन सा, C2। तो ये सी इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, ये दो प्लेट के बीच में हमारे पास दो कैपेसिटर हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, C1 प्लस C2। ये चीज समझ में आ रही है। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की बात करें तो ये लेंथ यहां से यहां तक वाली कितनी हो जाएगी, ये x है, टोटल L थी, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की बात करें हम लोग, तो ये लेंथ कितनी होने वाली है, L माइनस एक्स। तो ये लेंथ L माइनस एक्स, विड्थ कितनी है B, तो प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स इंटू B। बीच में हमारे पास मीडियम क्या है, यहाँ पर एयर है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A की जगह पर L माइनस एक्स इंटू B डिवाइडेड बाई सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, D है। ये चीज समझ में आ रही है। C2 की बात करेंगे तो C2 यहाँ जो हमारे पास x लेंथ तक हमारे पास जहां तक डाइलेक्ट्रिक आ गया है उसका कैपेसिटेंस जो बन रहा है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक आ चुका है हमारे पास, तो कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लेट एरिया कितना हो जाएगा, ये x, और विड्थ कितनी V, तो वैल्यू कितनी होगी x इंटू B, ये हमारे पास एरिया हो गया, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन ये कितना D। ये चीज समझ में आ रही है। तो क्लियरली यहां से देखिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास ये आ गया। थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखना चाहें तो जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेता हूं मैं। एप्सिलॉन नॉट B और D कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट B बाई D ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच गया L माइनस एक्स, और यहाँ से कौन सा टर्म बच जाएगा, K इंटू एक्स। समझ में आ रहा, तो इसको लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट B बाई D, x यहाँ पर है और x यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये टर्म हो जाएगा L, x कॉमन है तो x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा k और यहाँ से बच जाएगा -1, तो k -1 इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया C इक्विवेलेंट। तो क्लियरली आप देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता जाएगा, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, और कैपेसिटेंस चेंज होगा और इस प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, बिकॉज ये बैटरी से कनेक्टेड है।
तो हमेशा हम लोग यहाँ पर जो एनर्जी है वो चेंज होगी। तो फोर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस समय एनर्जी निकाल लीजिए। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हमारे पास तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी की जगह पर ये टर्म है इंटू वी स्क्वायर, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट बी बाई डी इंटू एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ये हो गया हमारे पास सी इंटू वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्लियरली देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है यहाँ पर। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कैपेसिटर की फील्ड जो इसमें फोर्स लगा रही है, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लगेगा, इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फोर्स है किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, डायरेक्शन तो हमें पता चल ही गया है अट्रैक्टिव नेचर का, ये डायरेक्ट्रिक को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दें, डायरेक्शन तो पता ही चल रहा है हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ड्यू बाई डी एक्स, मॉड ड्यू बाई डी एक्स। तो इसको हमें क्या कर देना है, केवल डिफरेंशिएट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या टर्म मिलने वाला है, कांस्टेंट जो है वो तो बाहर ही रहेगा। ये वैल्यू कितनी, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट बी बाई डी, और इसका हमारे पास भी स्क्वायर भी क्या होगा, इसको बाहर कर लीजिए, और डिफरेंशिएशन किसका, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, यही है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये एक्स का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है के माइनस वन। तो हमारे पास जो ये फोर्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट बी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, और यहां से ये टर्म कितना, ये टर्म हो जाएगा 0, और ये टर्म यहां से क्या बचेगा, प्लस के माइनस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो हमारे पास ये अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। समझ में आ रहा, इसको याद रखे रहेंगे, बिकॉज ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और आप देखिए ये टर्म बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें एक्स का कोई फैक्टर नहीं आ रहा। तो हमारे पास इस केस का जो फोर्स आ गया अट्रैक्टिव फोर्स, वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स। ये जो फोर्स आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट, रीअरेंज करके मैं लिख दे रहा हूं, हाफ ऑफ साइलेंट नॉट बी डिवाइडेड बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर। ये फोर्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखे रहिए। और ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, फोर्स कैसा, कांस्टेंट फोर्स है। तो कभी कभी इसके क्वेश्चन आते भी हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग अगर केवल इंसर्ट करके छोड़ दें, एक्सटर्नल फोर्स पीछे नहीं लगाया जाए, तो ये कैपेसिटर क्या करेगी, इस डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचेगी। ये जैसे जैसे अंदर आएगा इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, बिकॉज फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा तो इसके पास हमारे पास एक स्पीड आएगी, उस स्पीड की वजह से क्या होगा, ये आगे चला जाएगा। वापस जैसे ये इससे बाहर निकलेगा तो फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स किधर लगने लगेगा, पीछे लगेगा। फिर वापस जाके धीरे धीरे जहां से छोड़े थे जितने लेंथ से, फिर उतने ही लेंथ बाहर निकल के रुक जाएगी, फिर वापस ये इसको अंदर खींचेगा और ये अंदर बाहर करती रहेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर मोशन है, ये मोशन एसएचएम नहीं होगा, बिकॉज उसका रीजन ये रहेगा, ये क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे भी, बिकॉज ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है और एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर अगर केवल डाइलेक्ट्रिक को हम लोग हल्का सा इंसर्ट करके छोड़ दें तो ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या करेगी, ये पीरियोडिक मोशन करेगी, लेकिन ये एसएचएम नहीं करेगी, बिकॉज ये जो फोर्स है ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके हम लोग एक एक करके क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि पहले से चार्ज है और बैटरी इसमें चार्ज करने के बाद हटा ली गई है। फिर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। इस समय भी अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इसमें कैसा चार्ज आ गया है, प्लस, ये माइनस। तो ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करेंगे, ये कैपेसिटर इस पे क्या करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से ये फोर्स होगा। अच्छा, इस केस में भी हमारे पास क्या होने वाला है, जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आता जाएगा इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन एक चीज देखिए, जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इस वाले केस में जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पिछले वाले केस में बैटरी कनेक्टेड थी, वो चार्ज सप्लाई करती है, इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम लोगों को पता है
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के बीच का, ये कितना होता है, Q बाई सी। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सी की वैल्यू बढ़ेगी और चार्ज उतना ही है हमारे पास, तो दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में हम लोग एनर्जी लिखने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर इस केस में क्या होगा, सी भी चेंज होगा और भी चेंज हो रहा। हमारे लिए बेहतर क्या होगा यहाँ पर यूज करना, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, बिकॉज कैपेसिटर प्लेट्स का चार्ज चेंज नहीं हो रहा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आ रहा? तो इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। जब डाइलेक्ट्रिक का एक्स पोर्शन, सब केस पहले वाला ही है, ये वाला लेंथ कितना है, एल है, जो प्लेट एरिया में ले रहा हूं वो वैल्यू हो जा रही है एल इंटू बी, तो ये लेंथ एल है और विड्थ इसकी कितनी होगी, वी होगी। डाइलेक्ट्रिक का जब हम लोग एक्स लेंथ इसके अंदर में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस समय हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखे। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने पहले डाइलेक्ट्रिक कैसे बनाया है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन ये पूरे में भरा हुआ है, आप ऐसे समझिए कि ये पूरे में है। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हमारे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, जब डाइलेक्ट्रिक का एक्स लेंथ इसके अंदर है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी, एक कैपेसिटर ये बन रहा है C1 और एक कैपेसिटर इसके बीच में बन रहा है ये C2, बिल्कुल पिछले वाला ही केस है। तो सी इक्विवेलेंट कितना, C1 प्लस C2, दो प्लेट्स के बीच में ये पैरेलली कैपेसिटर्स हो जाएंगे। C1 की वैल्यू कितनी, अब साइलेन नॉट ए, प्लेट एरिया कितना लिखेंगे, ये वाली लेंथ कितनी, यहां से यहां तक ये x है, ये टोटल l है, तो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी, l माइनस x हो जाएगी, बिल्कुल पहले वाला ही केस है। तो एरिया कितना, l माइनस एक्स इंटू बी, और ये सेपरेशन दोनों के बीच का, ये प्लेट का सेपरेशन कितना, d, पहले वाला केस ही। C2 की वैल्यू कितनी, Ct हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K2, तो क्या लिखा जाएगा, K एफ साइलेंट नॉट ए की वैल्यू कितनी, x इंटू बी, x इंटू बी डिवाइडेड बाई डी, ये हमारे पास क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट तो रीअरेंज करके बिल्कुल पहले तरीके वाला ही हिसाब किताब है। अब साइलेंट नॉट बी बाई डी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, आ जाएगा एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था। ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है जब एक्स लेंथ अंदर है। तो अभी जो हमारे पास एनर्जी है इसके पास, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वाला, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये वाला टर्म होगा। अब साइलेंट नॉट बी बाई डी इंटू ये एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ये चीज समझ में आ रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब हम लोग को क्या करना है, केवल इसको डिफरेंशिएट करना है, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड जो निकालना है, एफ की वैल्यू हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, एफ क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, मन करे तो आप मॉड निकालिए यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड, या फिर हमें पता है कि ये फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, हमें वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो क्लियरली यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पिछले वाले केस की तरह कांस्टेंट आंसर नहीं आना है, कांस्टेंट फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज इस बार देखोगे ये एक्स का टर्म किधर है, नीचे है। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगेगा, नीचे में कौन सा टर्म आ जाएगा, स्क्वायर का। समझ में आ रहा है? तो इस बार ये जो फोर्स आने वाला आपकी बार, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर ऊपर में मिटा दे रहा हूं, इसी टर्म को क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो जो फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, या फिर मॉड लिखेंगे तो ये माइनस हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी यू बाई डी एक्स में जो कांस्टेंट है उनको क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए पहले ही। कौन सा टर्म, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, इस डी को चाहे तो हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ना डी का टर्म, तो ये डी का टर्म ऊपर भेज दीजिए। और इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बच गया, वन अपॉन इसको रीअरेंज करके मैं लिखता हूं के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल, ये ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर चेन रूल लगेगा। सबसे पहले ये अगर नीचे में एक्स का टर्म है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, चेन रूल लगा के फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चेन रूल लगाएंगे तो क्या आंसर आने वाला है, इसको पहले इधर कर दें, क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट बी, चेन रूल लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई
1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो इस पूरे का इसी के टर्म में डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना आएगा, k - 1 इंटू एक्स प्लस l इसका होल स्क्वायर, मझले ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, और फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल किसका, k - 1 इंटू एक्स। मैं एक ही बार में कर दे रहा हूं। इसके टर्म में पहले हमारे पास क्या हुआ, 1/x को डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू हो गई। फिर इसको किसके टर्म में, x के टर्म में। इसको x के टर्म में करेंगे तो क्या आने वाला है, k - 1 इंटू एक्स, तो आएगा k - 1 इंटू 1, और ये l का कितना हो जाएगा 0। ये हमारे पास आ गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई। इस केस में हम लोग फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली देखिए फोर्स हमारे पास वेरिएबल आएगा। ये माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू कितनी, q² d डिवाइडेड बाई 2ε0b। नीचे से ऊपर वाला टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर में ये k - 1, और नीचे में कौन सा टर्म, ये k - 1 इंटू एक्स, मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, प्लस l इसका स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आया। क्लियरली देख सकते हैं हम लोग, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। एक्स के साथ क्या होगा, ये चेंज होगा हमारे पास। तो इस केस में अगर डायलेक्ट्रिक को हम लोग इंसर्ट करके छोड़ दें तो डायलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, इसके अंदर आएगा। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ज्यादातर इस पे कम आएंगे, आपको जेईई एडवांस में इस तरह का न्यूमेरिकल दिख सकता है। ज्यादातर न्यूमेरिकल हम लोग को बैटरी वाले क्वेश्चन पे मिलेंगे, उसमें जेईई में नीट के क्वेश्चन काफी जल्दी बन भी जाते हैं। इस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक के वेस्ट, कुछ एचसीबी के भी क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको भले वो क्वेश्चन बड़े दिखेंगे लेकिन काफी जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। ये वाली वैल्यू कितनी, V1, ये वैल्यू V1। एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, ये भी बैटरी से कनेक्टेड है, V2 वोल्ट की बैटरी से, V2 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, यहां पर एक कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक है। किस तरीके का, डाइलेक्ट्रिक का आधा हिस्सा इधर, इसका कुछ पोर्शन इसके अंदर है, कुछ बाहर है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K1। और इधर जो हमारे पास इधर हिस्से वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो अभी इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन है वो K2 वाला है, और इधर जो है वो कौन सा है, K1 वाला। और अभी ये डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हमारे पास V1 V2 का रेशियो बताना है K1 K2 के टर्म में। तो देखिए ये डाइलेक्ट्रिक अगर हमारे पास, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें मैं नॉर्मल हिंट दे रहा हूं, आप चाहो तो वैल्यू यहां रख के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियरली देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस पे फोर्स किधर लगाएगी, इस तरफ, इस फोर्स को F1 बोल दे रहे हैं। ये वाला कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना। तो ये कैपेसिटर जो इधर फोर्स लगा रहा है उसको मैं F2 बोल दे रहा हूं। अगर डाइलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास F1 और F2 क्या होने चाहिए, F1 F2 बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में हो जाने वाला है। और F1 F2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, दोनों तरफ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी, F1 की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू K - 1 इंटू, ये सारा वैल्यू वही ले रहा हूं मैं, प्लेट सेपरेशन D, और ये लेंथ, बाकी सारा डेटा मैं वैसे ही ले रहा हूं। और ये कौन सा, V1 स्क्वायर, ये वाला वोल्टेज। इस केस में ये फोर्स लिखेंगे तो कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वही चीज, हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई डी। ये यहाँ पर मैंने डेटा लिखा नहीं है, इसका जो प्लेट एरिया, सेपरेशन, प्लेट विड्थ सब बराबर है, इसीलिए मैंने वही टर्म एज इट इज लिख दिया है। ये वैल्यू कितनी, अब यहाँ पर देखिए K - 1 लिखना है तो क्या लिखेंगे,
K1 माइनस 1, यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा K2 माइनस 1, K2 माइनस 1 इंटू V2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सारा टर्म क्या हो जा रहा है, आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा केवल यहाँ से अगर हम लोग देखें तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर इक्वल टू, ये सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये पूरा इधर उधर वाला कैंसिल आउट हो गया, K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई K1 माइनस 1, यही आ गया। तो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, ये V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर है ना, ये V1 स्क्वायर इधर से V2 स्क्वायर आएगा, तो इसका ये होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर दीजिए अंडर रूट। तो बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये जो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है इसको याद रखे रहिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर इसका निकाल सकते हैं। दूसरा, मैं क्वेश्चन के केवल हिंट दे दे रहा हूं थोड़े थोड़े किस तरह के आएंगे। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है के। किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक के इधर हिस्से से एक स्ट्रिंग बांध दी गई है, यहाँ पर एक ये पुली है, पुली के ऊपर से एक मास को लटका दिया गया है, हमें मास की वैल्यू बतानी है ताकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्लियरली यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को क्या करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस मास के हैंग करने की वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा, इसमें टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में क्या होने वाला है, इधर लगने वाला टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, F के बराबर। अब यहाँ से आपसे मास पूछा जाता है, तो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, ये mg इधर टेंशन, तो टेंशन फोर्स mg के बराबर। और कैपेसिटर जो इधर फोर्स लगा रहा है, बैटरी वाला केस है, तो कितनी वैल्यू होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी इंटू के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। ये फोर्स हो गया कौन सा, F का। अब यहाँ से m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, g का टर्म किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ जाएगी, g का टर्म इधर नीचे भेज दीजिए। समझ में आ रहा, तो इसमें अब अलग से चीजें जोड़ जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन HCV के लास्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे वाटर वाला है, उसमें हाइट निकालनी है, वो क्वेश्चन भी काफी आसान है। दो कंडक्टिंग प्लेट है हमारे पास, ये कैपेसिटर्स की, बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ये बैटरी से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये स्विच लगी हुई है, नीचे में इसके ये पानी है, नीचे क्या है, यहाँ पर ये वाटर है, पानी है। जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाए, स्विच को क्लोज करेंगे तो बताना है ये पानी इसमें कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ा जाएगा। पहली बात, पानी ऊपर क्यों जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है, फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से कैपेसिटर इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, तो कैपेसिटर फोर्स हमारे पास ऊपर लगाएगा तो इसको ऊपर खींच लेगा, तो वाटर का लेवल इसमें क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। समझ में आ रहा, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। ये H की वैल्यू हमारे पास ऊपर उठेगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने वाला है, इस पे फोर्स, ये वाला फोर्स ऊपर और mg का फोर्स किधर नीचे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इस H की वैल्यू। ये सब दिया रहेगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन, इसकी विड्थ, तो ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, उसमें H का टर्म भी आएगा और यहाँ से इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। F की वैल्यू कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी इंटू के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें बेस्ट जितने प्रॉब्लम होंगे वो करेंगे एक एक करके।